नमस्कार साथियों, एनआईएस के कम्युनिटी हेल्थ ट्रेनिंग प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप जानते हैं कि कम्युनिटी हेल्थ ट्रेनिंग प्रोग्राम में 3 सब्जेक्ट हैं और तीनों सब्जेक्ट्स में आप पहला सब्जेक्ट पढ़ चुके हैं जिसके बारे में आपने ठीक से जानकारी प्राप्त की है, और सेकंड जो सब्जेक्ट है आपका यानी कि मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, मातृत्व एवं शिशु स्वास्थ्य देखभाल, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। और इससे संबंधित जो यूनिट्स हैं आपकी, उनका आप एक एक करके अध्ययन कर रहे हैं और उनसे संबंधित जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है वो भी आप ले रहे हैं। यहाँ आज जो हम आपसे बातचीत करेंगे वो भी बहुत इम्पोर्टेंट यूनिट है, यूनिट 2, इंट्रानेटल एंड पोस्टनेटल केयर ऑफ वुमेन, यानी कि प्रसव के दौरान और प्रसवोत्तर यानी प्रसव के बाद की जो देखभाल है वो बहुत महत्वपूर्ण है। एक माँ एक बच्चे को जन्म देती है और माँ और बच्चे को स्वस्थ रखना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी जो हमारे परिवार से लेकर के समाज तक की है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। क्योंकि किसी भी देश में उसके जो नागरिक हैं उनके स्वास्थ्य की देखभाल, उनकी जिम्मेदारी पूरे परिवार से लेकर के वो भी समाज और राष्ट्र तक की है। तो यदि माँ स्वस्थ है, बच्चे स्वस्थ होंगे, बच्चे स्वस्थ हैं तो हमारा समाज और हमारा राष्ट्र स्वस्थ होगा। आज इस इम्पोर्टेंट टॉपिक पर जो कि थ्योरी के मोड में, लेक्चर मोड में, ये सारी जानकारी आज आप हमारे साथ प्राप्त करेंगे। मैं आपके साथ डॉक्टर पवन कुमार चौहान एनआईएस से, और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर रजनी दुबे, आप फिजिशियन हैं, और मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। डॉक्टर रजनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। नमस्कार डॉक्टर पवन जी, धन्यवाद। तो आज हमारे जो ये कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स हैं, इन सभी के लिए, चूँकि इनके दैनिक जीवन में ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं और महत्वपूर्ण इसलिए होती हैं क्योंकि किसी भी समय जब प्रसव का समय होता है और स्वास्थ्य की जो सुविधाएं हैं वो घर से थोड़ा सा दूर होती हैं, तो वहाँ ये जो हेल्थ वर्कर हैं इनकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। ऐसे समय में ख़ास तौर से जो फीमेल हेल्थ वर्कर्स हैं वो, और कई बार फीमेल हेल्थ वर्कर्स यदि नहीं है वहाँ अवेलेबल तो मेल हेल्थ वर्कर को भी उस समय पूरी जिम्मेदारी रखनी होती है, और हर तरह का ध्यान रखते हुए और उस स्थिति को, उसका निवारण करते हुए, जैसी स्थिति हो तुरंत हॉस्पिटल तक ले जाने का, प्राइमरी जो हॉस्पिटल्स हैं, केंद्र हैं, वहाँ तक पहुँचाने का जिम्मेदारी, रेफ़र करने की जिम्मेदारी, ये भी सब हमारे हेल्थ वर्कर्स की है। और साथ जाना और उनकी केयर करना, ये आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो डॉक्टर रजनी दुबे, मैं चाहूँगा कि आप इस इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बिल्कुल सही डायरेक्शन हमारे जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनको आप प्रदान करें। धन्यवाद डॉक्टर पवन जी। जैसा कि आपने अभी कहा कि प्रसव और प्रसव उत्तर का जो समय होता है वो एक स्त्री के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है और एक बहुत टफ़ टाइम होता है उसके लिए, और स्पेशली अगर उसकी वो फर्स्ट प्रेगनेंसी हो, क्योंकि फर्स्ट प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन होने के बहुत चांसेस होते हैं। इसीलिए फर्स्ट प्रेगनेंसी में कॉन्टिन्यूस मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है, और कॉन्टिन्यूस मॉनिटरिंग ही पेशेंट को हेल्प कर सकती है टू प्रिवेंट द कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड लेबर। क्योंकि प्रेगनेंसी और लेबर में, स्पेशली इन प्रेगनेंसी, बहुत सारी ऐसी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं जो कि जिसके कारण पेशेंट बहुत परेशान हो जाती है। जैसे वॉमिटिंग आना, वो सुबह उठेगी उसको बहुत वॉमिटिंग रहती है, हाइपरटेंशन हो जाना, डायबिटीज़ हो जाना। सो टू करेक्ट ऑल दीज प्रॉब्लम्स शी शुड बी चेक्ड रेगुलरली। तो इंटरनेटल एंड पोस्टनेटल में कुछ चीज़ें जो भी हैं वो मैं आपको लेक्चर के रूप में बता रही हूँ, इसलिए सब कुछ ज़रा ध्यान से सुनें। इसके बाद आता है इंट्रापार्टम पीरियड। अब ये इंट्रापार्टम पीरियड एग्जैक्टली है क्या?
Intrapartum period, it is a time when labor starts और डिलीवरी जब हो जाती है, लेबर स्टार्ट से लेके डिलीवरी होने तक, इवन प्लेसेंटा रिमूव होने तक का जो टाइम होता है, दैट इज़ द इंट्रापार्टम टाइम. दिस इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट टाइम फॉर अ वुमेन एज वेल एज़ फॉर द फीटस, क्योंकि यही वो टाइम है जब बेबी डिलीवर्ड हो रहा है और जो मदर है उसको मैक्सिमम बियरिंग करनी पड़ रही है. तो दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी डिफ़िकल्ट टाइम फॉर मदर एज वेल एज फीटस. तो इस टाइम में हेल्थ वर्कर्स प्ले की रोल, मेक द पेशेंट कंफर्टेबल और उसका प्रॉपरली केयर करें और उसको इतना कंफर्टेबल कर लें कि ड्यूरिंग डिलीवरी वो आपके साथ कोऑपरेट कर सके. वुमेन शुड बी एनकरेज्ड. जैसे कई बार ऐसा होता है कि वुमेन्स जो होती हैं दे वांट कि उनकी डिलीवरी घर पर ही हो जाए, तो हमारे जो हेल्थ वर्कर्स हैं दे शुड एनकरेज्ड वुमेन्स to have a delivery in a hospital or by a trained person. Make the woman comfortable so she can cooperate during delivery. Comfortable से mean ये है कि you should talk to the patient clearly, you should talk to the patient softly. उसके साथ आप बहुत अच्छा behavior रखें जिससे वो आपके साथ बहुत comfortable हो जाए और डिलीवरी में वो आपके साथ cooperate कर सके. इफ़ वुमेन इज़ अनरजिस्टर्ड, सपोज़ आपके पास वुमेन आती है और वो रजिस्टर्ड नहीं है, उसका केस रजिस्टर्ड नहीं है, तो आपको उसकी कंप्लीट हिस्ट्री लेनी चाहिए. कंप्लीट हिस्ट्री से मतलब मेरा ये है कि उसका ऑनसेट ऑफ लेबर क्या था या उसका लास्ट मेंस्ट्रुएशन क्या था और उसने बाकी 9 मंथ कैसे कंप्लीट किए हैं, फुली इम्यूनाइज्ड है या नहीं है, ये सारी हिस्ट्री आपको लेनी चाहिए और उसका एक एंटीनेटल कार्ड बना देना चाहिए. और एंटीनेटल कार्ड उसे ये कहना चाहिए कि वो जब भी आए शी विल ब्रिंग हर एंटीनेटल कार्ड अलॉन्ग विद दिस. अब जब पेशेंट लेबर में आती है तो व्हाट आर द चेकलिस्ट, आपको क्या करना है ड्यूरिंग लेबर. उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें, फाइंड आउट 3 थिंग्स. 3 थिंग्स में टाइम ऑफ ऑनसेट ऑफ लेबर, आप उससे पूछेंगे कि लेबर कब स्टार्ट हुआ, मीन्स पेन कब स्टार्ट हुआ. जब आप उससे टाइम ऑफ ऑनसेट ऑफ लेबर पूछते हैं तो उससे आप ये असेस कर सकते हैं कि प्रोग्रेस ऑफ लेबर कैसा है, मतलब कितनी देर में उसकी डिलीवरी हो सकती है. सेकंड पॉइंट इज शो. शो मीन्स कि आप उससे पूछेंगे, इवन अगर आप चाहें तो पीवी भी करके देख सकते हैं और वैसे पूछने पर भी पेशेंट बता देती है कि उसका कैसा डिस्चार्ज हो रहा है. इफ़ द डिस्चार्ज इज़ म्यूकॉइड डिस्चार्ज फ्रॉम वेजाइना मिक्स्ड विद द ब्लड, उससे भी आप असेस कर लेंगे कि प्रोग्रेस ऑफ लेबर कैसा है. थर्ड इज़ अ रप्चर ऑफ बैग ऑफ मेम्ब्रेन. अब व्हाट इज़ बैग ऑफ मेम्ब्रेन? बैग ऑफ मेम्ब्रेन वो मेम्ब्रेन है जिसके अंदर एमनिटिक फ्लूइड रहता है और वहाँ पर फीटस फ्लोट करता है. मैंने डायग्राम में भी दिखा रखा है कि जो बेबी के चारों तरफ फ्लूइड है दैट इज़ द एमनिटिक फ्लूइड. जब ये मेम्ब्रेन रप्चर करती है तो पेन स्टार्ट हो जाता है. तो आप पेशेंट से पूछेंगे ज़रूर कि कोई आपको लीकिंग तो नहीं हुई है, और नहीं तो जब आप खुद पीवी करते हैं तो आपको पता चल जाता है कि बैग ऑफ मेम्ब्रेन रप्चर हो गई है या नहीं. अब पेशेंट जब आपके पास आ गई है तो आप उसको कैसे असेस करेंगे ड्यूरिंग लेबर. उसके लिए टू असेस द प्रोग्रेस ऑफ लेबर आप सबसे पहले तो फाइंड आउट करेंगे इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड ड्यूरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन. कि वो आपको बोलती है कि मुझे पेन हो रहा है, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि उसकी आप उससे क्वेरी करेंगे, पूछेंगे कि कितनी कितनी देर में हो रहा है, कितना हो रहा है और कितना तेज हो रहा है. पेशेंट अगर नहीं भी बता पाती है तो आप, मैंने डायग्राम में दिखा रखा है, उसको लेटा कर उसके एब्डोमेन पर हाथ रख कर आप कॉन्ट्रैक्शन देख सकते हैं. और ये देखने के लिए कि मेम्ब्रेन रप्चर हुई है नहीं हुई है, उसके लिए आप पैड चेक कर सकते हैं और पैड पे ये देख सकते हैं कि कितना क्वांटिटी और किस कलर का डिस्चार्ज है. उसके बाद आप फीटल हार्ट साउंड सुनते हैं और उसको काउंट करते हैं. और वुमेन जब लेबर के लिए आती है तो उसको एनकरेज करते हैं कि शी शुड बी क्लीन, टेक द बाथ प्रॉपरली, यूज़ द क्लीन पैड्स एंड जब भी रिक्वायर्ड हो शी विल चेंज द पैड्स. उसके बाद हम अपने सारे के सारे जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनको क्लीन करते हैं, स्टरलाइज्ड करते हैं बिफोर द प्रोसीजर ड्यूरिंग लेबर. कि हमें अगर ऐसा लगता है कि पेशेंट को हमें लेबर में लेना है या लेबर रूम में लेना है तो वी शुड क्लीन एंड स्टरलाइज ऑल इक्विपमेंट्स बिफोर प्रोसीजर.
अब कई बार ऐसा होता है कि जब पेशेंट हमारे पास आती है तो वो ये लेके आती है कि आई हैव अ पेन और मुझे बहुत ही ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन हो रही हैं। तो ये फाइंड आउट करना कि ये कॉन्ट्रैक्शन फॉल्स लेबर है या ट्रू लेबर है, हमको कुछ एक चीज़ों को नोटिस करना पड़ता है जिससे हम डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं कि दिस इज़ अ ट्रू लेबर और अ फॉल्स लेबर। सबसे पहले जो कॉन्ट्रैक्शन होती हैं वो रेगुलर इंटरवल्स पे होती हैं और फॉल्स लेबर में कॉन्ट्रैक्शन अकर एट इरेगुलर इंटरवल्स। पेशेंट आपको बता ही नहीं पाती है, वो बोलती है बस मुझे पेन हो रहा है। आप उससे पूछते हैं कि 5 मिनट में हो रहा है, 10 मिनट में हो रहा है, तो वो एक्सप्लेन नहीं कर पाती है। कॉन्ट्रैक्शन अकर एट इरेगुलर लेवल। फिर इंटरवल्स कि कॉन्ट्रैक्शन के बीच में इंटरवल्स कितना है। कॉन्ट्रैक्शन बहुत तेज़ी से आती हैं और ग्रेजुअली शॉर्टन हो जाती हैं और ये ट्रू लेबर्स में होता है, बट फॉल्स लेबर में इंटरवल्स रिमेन्स लॉन्ग। एक कॉन्ट्रैक्शन आई, उसके बहुत देर बाद दूसरी कॉन्ट्रैक्शन आती है। फिर ट्रू लेबर में जो इंटेंसिटी होती है पेन्स की वो ग्रेजुअली इंक्रीज होती रहती है, ऐसा फॉल्स लेबर में नहीं होता है। फिर जो डिस्कम्फर्ट होता है वो बैक एंड एब्डोमेन पे होता है और ट्रू लेबर में, और फॉल्स लेबर में डिस्कम्फर्ट चीफली सिर्फ एब्डोमेन पे होता है, बैक पे नहीं होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट ये आप पीवी करके देख सकते हैं कि ट्रू लेबर में सर्विक्स डायलेट होती है और फॉल्स लेबर में सर्विक्स डायलेट नहीं होती है। तो बाय ऑल दीज थिंग्स आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि जो पेशेंट लेबर में आ रही है वो फॉल्स पेन के साथ आई है या ट्रू पेन के साथ आई है, क्योंकि प्राइमरी जो पेशेंट होती है या जिसकी फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है उस केस में ऐसा बहुत होता है कि पेशेंट फॉल्स लेबर पेन लेकर आती है। तो ये कम्युनिटी हेल्थ वर्कर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो डायग्नोज कर सके कि ये ट्रू लेबर है या फॉल्स लेबर है। अब जब पेशेंट लेबर के लिए आ गई है तो आप उस पेशेंट को कैसे असेस करेंगे। असेसमेंट ऑफ वुमेन इन लेबर रूम। पेशेंट लेबर रूम में है और आपको क्या क्या चीज़ें फाइंड आउट करनी है, क्या क्या चीज़ें देखनी है। सबसे पहले तो जनरल ऑब्जर्वेशन करेंगे, लाइक उसका टेम्परेचर देखेंगे, पल्स देखेंगे, बीपी देखेंगे, जो भी उसकी जनरल कंडीशन है उसे आप देखेंगे। कई बार उसके फेशियल एक्सप्रेशंस को देखकर भी आप बहुत सारी चीज़ों का पता लगाते हैं कि शी इज़ रियली इन पेन और व्हाट। उसके बाद उसकी रेस्पिरेशन आप स्टेथोस्कोप से देखेंगे। फीटल हार्ट साउंड बहुत ज़रूरी है आपको काउंट करना, उसको देखना कि फीटल हार्ट साउंड ठीक है या नहीं, क्योंकि फीटल हार्ट साउंड जिसको हम FHS भी कहते हैं उससे आप पता कर सकते हैं कि जो बच्चे की कंडीशन है वो कैसी है। अगर FHS लेस और बिलो 100 आ रही है और मोर देन 160 पर मिनट आ रही है, यू कैन सस्पेक्ट फॉर फीटल डिस्ट्रेस। आप इमिडिएटली पेशेंट को हॉस्पिटल रेफ़र कर देंगे या हॉस्पिटलाइज्ड कर देंगे, क्योंकि ये फीटल डिस्ट्रेस की कंडीशन है। उसके बाद आप एब्डोमिनल पैल्पिटेशन करेंगे फॉर द फीटस प्रेजेंटेशन। फीटस प्रेजेंटेशन से मतलब ये है कि फीटल में हेड नीचे है, या मतलब आप इसको एक ब्रीच प्रेजेंटेशन अगर मान लीजिए उसका हेड नीचे है तो प्रेजेंटेशन ठीक है, बट अगर हेड ऊपर है तो हम इसको ब्रीच प्रेजेंटेशन कहते हैं, जिसे लोग कहते हैं कि उल्टा बच्चा है। तो आपको पैल्पिटेशन से फील हो जाएगा। अगर बच्चे का हेड ऊपर है तो जब आप पैल्पिटेट करेंगे तो आपको एब्डोमेन में उसका सर फील होगा, बट अगर प्रेजेंटेशन में हेड नीचे है तो आपको हेड नीचे की तरफ फील होगा। फिर आप देखते हैं डिसेंट, कि बेबी डिसेंट कर रहा है या नहीं, मतलब नीचे की तरफ जा रहा है या नहीं। अब आप पेशेंट से पूछते हैं कि आपकी मेम्ब्रेन तो रप्चर नहीं हुई है। अगर वो कहती है कि हाँ मेरी मेम्ब्रेन रप्चर हुई है तो ऑब्जर्व द कलर ऑफ द डिस्चार्ज, कि किस कलर का डिस्चार्ज हो रहा है। इफ़ इट मिक्सड विद ब्लड देन रेफर द केस टू द हॉस्पिटल। आप इमिडिएटली उसको हॉस्पिटल में रेफ़र कर देंगे। उसके अलावा आपको और क्या असेसमेंट करना है लेबर रूम में। असेसमेंट करने के लिए आपको उसका PV करना पड़ता है। PV मतलब पर वेजाइनल एग्जामिनेशन, जिसको हम फिजिकल एग्जामिनेशन में भी लेते हैं। तो पर वेजाइनल एग्जामिनेशन में आप क्या क्या देखते हैं, कौन कौन से पॉइंट आपको देखने होते हैं। और सबसे बड़ी बात कि वेजाइनल एग्जामिनेशन शुड बी डन इन एसेप्टिक कंडीशन। आप करने से पहले अपने हाथ को अच्छे से धो लें
और कंडीशन जो होनी चाहिए वो पूरी तरह से एसेप्टिक होनी चाहिए, क्योंकि वेजाइनल एग्जामिनेशन से इन्फेक्शन होने के बहुत चांसेस होते हैं। आप जब पीवी कर रहे हैं या परवेजाइनल कर रहे हैं तो कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनसे आप ये कन्फर्म कर सकते हैं कि लेबर हैज़ स्टार्टेड, मीन्स कन्फर्मिंग द ऑनसेट ऑफ लेबर बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स। पहले ऑब्जर्वेशन ऑफ पेन, कि उसको पेन कैसा है, जो मैंने बताया कि कॉन्ट्रैक्शन आप देखेंगे कैसी हैं और ये फॉल्स हैं या ट्रू हैं। फिर आप उसका डिस्चार्ज पूछेंगे या ऑब्जर्व करेंगे तो ब्लड स्टेन डिस्चार्ज। फिर थिनिंग ऑफ सर्विक्स, जो ये मैं आपको बता रही हूँ, थिनिंग ऑफ सर्विक्स और डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स, ये आपको प्रैक्टिकल से ही आएगा। आप जब पीवी करेंगे प्रैक्टिकल में तब ये आप बहुत अच्छे से सीख पाएंगे। फिर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, कई बार ऐसा होता है, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ कि जब हम पेशेंट का पीवी कर रहे होते हैं तभी मेम्ब्रेन रप्चर कर जाती है एंड गश ऑफ वाटर कम्स टू योर फेस ऑल्सो। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप प्रैक्टिकली सीखते हैं। अब हैं स्टेजेस ऑफ लेबर। देर आर 3 स्टेजेस ऑफ लेबर। फर्स्ट स्टेज वो स्टेज होती है जब बेबी डिसेंट करता है, जिसको हम क्राउनिंग कहते हैं। फिर आती है सेकंड स्टेज वो स्टेज होती है जब बेबी डिलीवर्ड होता है। थर्ड स्टेज में हम कॉर्ड कट करते हैं और प्लेसेंटा रिमूव करते हैं। मतलब कंप्लीट जो प्रोसेस है वो हो जाता है, मतलब कंप्लीट स्टेज हो गई, इंटरपार्टम स्टेज कंप्लीट हो गई। फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज एंड थर्ड स्टेज एंड द लेबर इज कंप्लीटेड। अब फर्स्ट स्टेज को थोड़ा और अच्छे से बताते हैं। फर्स्ट स्टेज यूजुअली 10 आवर्स की होती है प्राइमी में। प्राइमी मीन्स जिसकी फर्स्ट प्रेगनेंसी है, फर्स्ट बेबी है। 4 to 6 आवर्स होती है मल्टीपैरा में। मल्टीपैरा मीन्स जिसके 2 से ज़्यादा बेबी हो चुके हैं। तो ये जो टाइम है ये वेरी करता है पेशेंट टू पेशेंट। अब फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, फर्स्ट स्टेज में जो कॉन्ट्रैक्शन है वो 2 से 3 मिनट में आती है, 2 से 3 बार आती है 10 मिनट में, मतलब बहुत तेज़ से और बहुत जल्दी जल्दी आती है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि इंटेंसिटी, फ्रिक्वेंसी ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, उससे हम फाइंड आउट करते हैं प्रोग्रेस ऑफ लेबर। सर्विक्स डायलेट होता है एट द रेट ऑफ 1 सेंटीमीटर पर आवर। वो आप, मैं फिर कहूँगी, प्रैक्टिकल से ही सीख पाएंगे कि सर्विक्स डायलेटेशन में अगर आप ऐसे नहीं तो हम बताते हैं कि 1 फिंगर डायलेटेशन है, 2 फिंगर डायलेटेशन है, 3 फिंगर डायलेटेशन है और 4 फिंगर डायलेटेशन में बेबी डिलीवर्ड हो जाता है। तो सर्विक्स का डायलेटेशन आप इस तरीके से भी चेक कर सकते हैं, 1 फिंगर, 2 फिंगर, 3 फिंगर एंड लास्ट इज द 4 फिंगर। इसी स्टेज में डिसेंट ऑफ फीटस होता है। फीटस स्लोली डिसेंट करता है, जैसा कि डायग्राम में भी दिख रहा है कि बेबी है और उसके आसपास फीटस के पास अम्लाइकल कॉर्ड, सर्विक्स, वेजाइना एंड स्लोली बेबी इज डिसेंडिंग। वो धीरे धीरे सर्विक्स की तरफ आ रहा है और वेजाइना का जो ऑरिफिस है, जिसे मैंने अभी बताया पीवी, वो खुलना शुरू हो गया और सर्विक्स डायलेट होनी शुरू हो गई है। तो इनिशियल फेज़ वो जब वो लेबर में उसको पेन स्टार्ट होते हैं और एक्टिव फेज़ वो जब उसके पेन्स बहुत तेज़ होने लग जाते हैं और कॉन्ट्रैक्शन बहुत तेज़ी से बढ़ने लगती है। देन कम टू सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर। सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर 1 से 2 घंटे की होती है प्राइमी में और लेस देन एन आवर सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी, मतलब सेकेंड प्रेगनेंसी है, थर्ड प्रेगनेंसी है, बिकॉज फर्स्ट प्रेगनेंसी में डायलेटेशन देर से होता है, सर्विक्स देर से डायलेट होती है और आफ्टर 1 प्रेगनेंसी सर्विक्स कुछ पोर्शन में डायलेट ही रह जाती है। इसलिए जब सेकेंड बेबी होना होता है तो डायलेटेशन ईजी हो जाता है, क्योंकि सर्विक्स जो होती है बहुत इलास्टिक हो जाती है, तो आराम से डायलेटेशन हो जाता है। तो इसीलिए फर्स्ट प्रेगनेंसी में 1 से 2 घंटे लगते हैं और सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी में टाइम कम होता जाता है। द सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर व्हेन यू एक्चुअली गिव बर्थ टू योर बेबी, ये वो स्टेज है जिसमें आप एक्चुअली में बेबी को बर्थ देते हैं और अम्लाइकल कॉर्ड के साथ बेबी बाहर आता है। इसमें कॉन्ट्रैक्शन, पहले वाले में फर्स्ट स्टेज में कॉन्ट्रैक्शन 2 to 3 होती हैं 10 मिनट्स में, बट इसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन 3 to 4 होती हैं 10 मिनट्स में और पेन की इंटेंसिटी बहुत बढ़ जाती है, यानी कॉन्ट्रैक्शन गेट स्ट्रॉन्ग। आपको पेशेंट ये कहेगी कि मुझे बहुत तेज़ पेन हो रहा है और पेन जो है मुझसे बियर नहीं हो रहा है। एंड विद एवरी डायलेटेशन, एवरी कॉन्ट्रैक्शन सर्विक्स डायलेट हो जाता है, सर्विक्स फुली डायलेटेड और फीटल जो है
डिसेंट करने लगता है कॉन्टिन्यूसली। प्रेजेंटिंग पार्ट ऑफ द फीटस रीच द पेल्विक फ्लोर, आपको पेल्विक फ्लोर पर मतलब जब आप पीवी करते हैं तो आपको फील होना शुरू हो जाता है बेबी का हेड। वैसे सेकंड स्टेज ऑफ लेबर में पीवी नहीं करते हैं, आपको बेबी का हेड ऐसे ही दिखने लगता है। मगर अगर कोई कॉम्प्लिकेशन है और आपको नहीं पता चल रहा है कि, क्योंकि बेबी की पोजीशनिंग में हमें ये भी देखना पड़ता है कि जो उसका हेड है उसकी पोजीशन क्या है। अगर हेड ठीक से नहीं आ रहा होगा बाहर तो डिलीवरी नहीं होती है, तो हम पीवी करके देखते हैं और आपको फील हो जाता है कि जो प्रेजेंटिंग पार्ट हेड है वो पेल्विक फ्लोर को टच कर गया है। ड्यूरेशन ऑफ सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर इज़ 10 to 15 मिनट्स, मतलब सिर्फ 10 से 15 मिनट में बेबी डिलीवर हो जाता है। अब बेबी मदर को आपको डिलीवरी के लिए कैसे प्रिपेयर करना है? प्रिपेयर द वुमेन फॉर डिलीवरी। सबसे पहले तो स्पेशली अगर पेशेंट प्राइमी है, पहला बेबी है उसका, तो वो बहुत डरी रहती है, बहुत एंग्जाइटी में रहती है और कई बार एंग्जाइटी और डरने के कारण हाइपरटेंशन हो जाता है और बेबी डिलीवर्ड नहीं होता है। इवन नॉर्मल डिलीवरी भी ना होकर उसका सिजेरियन हो जाता है। तो आपको उसकी काउंसलिंग करना बहुत ज़रूरी है। उसको एक्सप्लेन करिए, एक्सप्लेन द प्रोसीजर ऑफ डिलीवरी एंड लेबर टू द वुमेन कि आपको क्या करना है, किस तरीके से बियर करना है, कैसे ब्रीथ करना है, हर स्टेप उसको आपको एक्सप्लेन करना चाहिए और उसको अपनी कंफर्टेबल बना देना चाहिए। अब उसके बाद वुमेन को बोलना चाहिए कि नी को फ्लेक्स करके कंफर्टेबली लेट जाए एंड गिव एक्स्ट्रा पिलो टू रेज द हेड। बिफोर डिलीवरी आपको कौन कौन से आर्टिकल्स हैं जो कलेक्ट करके रख लेनी चाहिए कि ऐसा ना हो कि डिलीवरी के लिए कोई वुमेन आए और उस टाइम आप सारे आर्टिकल इकट्ठे कर रहे हों। आपको सारे आर्टिकल तैयार करके रखने चाहिए और सब स्टराइल करके रखने चाहिए। आर्टिकल्स में मैकिन्टोश हैं, 2 बाउल्स, किडनी ट्रे, आर्टरी फॉर्सेप, 2 डाइसेक्टिंग फोर्सेप्स, सिजर, कॉटन, एंटीसेप्टिक लोशन एंड क्लीन लिनन। ये सब सामान आपके पास पहले से होना चाहिए और मैं बार बार कहूँगी कि स्टरलाइज होना चाहिए। सारा सामान पहले ही आप स्टरलाइज करके रख लें। ये ना हो कि जब वुमेन डिलीवरी के लिए आ रही है तब आप उन्हें स्टरलाइज कर रहे हैं, ये जैसे पड़े हैं वैसे उठा के यूज़ कर रहे हैं। और जब आपने डिलीवरी के लिए वुमेन के लिए सारा सामान रख लिया है तो उसी पास में एक और ट्रे बनाइए जहाँ पर जो बेबी डिलीवर्ड होना है उसके लिए क्या क्या आपको आर्टिकल्स होने चाहिए, वो सारे के सारे आर्टिकल्स भी आपके पास होने चाहिए। ये नहीं कि बेबी डिलीवर्ड होने के बाद आप भाग रहे हैं आर्टिकल्स इकट्ठे करने के लिए। आर्टिकल की एक ट्रे अलग से बेबी के लिए भी होनी चाहिए। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है क्लोथ्स फॉर रिसीविंग बेबी। फिर कहूँगी कि ये क्लोथ जो है एकदम साफ़ सुथरा होना चाहिए, एकदम वॉश्ड होना चाहिए। कॉटन स्वैब उसका माउथ क्लीन करने के लिए, कॉर्ड टू टाई द थ्रेड, जो कॉर्ड है उसको आप टाई करेंगे उसके लिए एक थ्रेड आपके पास होनी चाहिए। बेबी क्लोथ होने चाहिए एंड वार्म वाटर होना चाहिए। बेबी क्लोथ्स में ये ध्यान रखिएगा क्लोथ सीज़न के अकॉर्डिंग होने चाहिए। अगर ठंड है तो वार्म क्लोथ हों और अगर गर्मी है तो कॉटन के सॉफ्ट क्लोथ होने चाहिए। अब कौन कौन से स्टेप्स हैं लेबर स्टार्ट करने से पहले आपको क्या क्या करना है, वो सारे के सारे स्टेप्स। सबसे पहले तो वॉश योर हैंड्स थॉरली एंड वियर द ग्लव्स। मतलब लेबर के लिए फीमेल आ गई है, लेट गई है और आपने जो है क्या करना है, ये वही सारे स्टेप्स हैं। क्लीन द उसको लिटा लिया, उसके नीज़ को फ्लेक्स कर लिया, पिलो दे दिया। उसके बाद उसका जो पेरिनियम एरिया है उसको क्लीन करेंगे यूजिंग बॉइल्ड स्वैब और ऊपर से डाउनवर्ड डायरेक्शन में, अबव टू डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्लीनिंग करेंगे। यूज़ 1 स्वैब फॉर 1 स्ट्रोक। एक बार साफ़ करने के बाद उस स्वैब को फेंक देंगे एंड अगेन यूज़ अनदर स्वैब। तो एक स्ट्रोक में एक ही स्वैब को यूज़ करना है। उसके बाद जब अच्छे से क्लीन हो जाए तो इंश्योर कर लें, इंश्योर पेरिनियल एरिया। और इसके अंदर आप ये भी ध्यान रखें कि पेरिनियल के अलावा एनल एरिया भी क्लीन करना बहुत ज़रूरी है और पेशेंट को ये भी समझा दें कि बहुत स्ट्रेचिंग ना करे, कई बार पेरिनियल एरिया रप्चर भी कर जाता है। तो पेरिनियल एरिया क्लीन कर लिया, एनल एरिया क्लीन कर लिया। उसके बाद वेजाइनल एग्जामिनेशन करके आप असेस कर सकते हैं कि कितना डायलेटेशन हो गया है, कितना एफेसमेंट हो चुका है, मतलब बेबी कितना डिसेंट कर चुका है। फील द प्रेजेंटिंग पार्ट को फील कर लेंगे एंड लेवल ऑफ फीटल हार्ट बार बार मैं कह रही हूँ चेक ज़रूर करेंगे। अगर 100 से कम है और 160 से ज़्यादा है तो आप इमीडिएटली सिजेरियन के लिए पेशेंट को भेज सकते हैं। इट मीन्स देयर इज़ अ फीटल डिस्ट्रेस। उसके बाद डिसेंट ऑफ फीटल हेड का एग्जामिनेशन करेंगे कि उसकी पोजीशन क्या है, कौन सी फ्लेक्सन पोजीशन में, किस पोजीशन में है,
मतलब उसका फेस सामने आ रहा है नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर हेड की पोजीशन प्रॉपर नहीं होगी तो बेबी नहीं डिलीवर करेगा। अब सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर जो प्रॉपरली डिलीवरी की स्टेज है, जिसमें बेबी डिलीवर्ड हो रहा है, उसमें आपको उस स्टेज को आपको कैसे मैनेज करना है, कौन कौन से स्टेप्स हैं। वुमन शुड नॉट बी लीव अलोन, क्योंकि वो उसकी ऐसी स्टेज है जिसमें कभी भी डिलीवरी हो सकती है, तो आप कभी भी पेशेंट को अकेला छोड़कर नहीं जाएंगे। एंड हैड टेकन बाथ, उसे आप कहेंगे कि आप पहले नहा कर जरूर आएँ। अलाउ वुमेन टू टेक कंफर्टेबल पोजीशन, वो जिस पोजीशन में कंफर्टेबल हो वो पोजीशन उसको आप लेने के लिए कहेंगे। एनकरेज वुमेन टू बियर डाउन व्हेन फीटल हेड इज सीन, आप उसको एनकरेज करेंगे कि जैसे ही हेड आने लगता है और हम आपको बियर डाउन कहने के लिए कहें तो यू शुड बियर डाउन। ऐसा ना हो कि हेड आ रहा है और आप रिलैक्स हो जाएं, तो हेड नहीं डिलीवर्ड होगा, बेबी नहीं डिलीवर्ड होगा और हेड जो है वहीं फंस जाएगा और बच्चे को फीटल डिस्ट्रेस हो जाएगा। तो एक्सप्लेन हर, एनकरेज हर टू बियर डाउन व्हेन फीटल हेड सीन। बिफोर बियरिंग डाउन एंश्योर द सर्विक्स इज फुल्ली डायलेटेड, ऐसा ना हो कि उसका सर्विक्स डायलेट ही नहीं हुआ हो और आप उसको बियरिंग डाउन करने के लिए कहें। तो बिफोर encouraging her for bearing down, you should ensure the cervix is fully dilated, which you can be seen by or observed by doing PV, per vagina examination. Listen FSH, fetal heart sound, FHS, fetal heart sound after every contraction. जब जब contraction आएगी उसके बाद आपको FHS काउंट करना है। सपोर्ट पेरिनियम एंड कवर द एनएस विथ स्टेराइल पैड, अगर हम उसको सपोर्ट नहीं देंगे, कवर नहीं करेंगे पेरिनियम को, तो जब जब वो बियर डाउन करेगी बेबी को डिलीवर करने के लिए तो पेरिनियम रप्चर हो सकता है, टीयर हो सकता है, इवन एनएस में भी टीयर आ सकता है। इसलिए आप सपोर्ट देंगे पेरिनियम को और एनएस को। और स्टेराइल पैड इसलिए यूज़ करने को कहा जा रहा है कि इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत रहते हैं। अलाउ द डिलीवरी ऑफ हेड स्लोली, हेड को धीरे धीरे आने दें। इंस्ट्रक्ट वुमेन टू टेक शॉर्ट ब्रीथ, नॉट टू डिलीवर द हेड बिटवीन द कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन के बीच में हेड को डिलीवर ना करें और शॉर्ट ब्रीथ लें और बियर डाउन जब कहा जाए तब करें। अभी हमने बताया कि किस तरह सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में मैनेजमेंट करेंगे। मैनेजमेंट ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ बेबी, कि जब बेबी डिलीवर्ड हो रहा है तो उस टाइम आप कैसे मैनेज करेंगे, वो हैं ये स्टेप। आफ्टर डिलीवरी ऑफ हेड, जब उसका हेड डिलीवर्ड हो जाए, वेट फॉर स्पॉन्टेनियस रोटेशन ऑफ शोल्डर। जैसे ही बेबी का हेड डिलीवर्ड होता है तो एकदम स्पॉन्टेनियस रोटेशन होती है और शोल्डर बाहर आता है। जब शोल्डर बाहर आने से पहले आप फील करेंगे कि बेबी के नेक के अराउंड कोई कॉर्ड तो नहीं है। फील फॉर द कॉर्ड अराउंड द नेक। इफ़ कॉर्ड इज़ अराउंड द नेक तो आप उस कॉर्ड को होल्ड करेंगे और क्लाइंब कर देंगे। होल्ड द कॉर्ड, क्लाइंब विद आर्टरी फोर्सेप। अभी जो मैंने इंस्ट्रूमेंट्स बताए थे उसके अंदर आर्टरी फोर्सेप भी बताया था, तो यहाँ उसका यूज़ है। और इवन दूसरी कॉर्ड काटने में भी उसका यूज़ आएगा। तो होल्ड द कॉर्ड, क्लाइंब विद आर्टरी फोर्सेप एट 2 places 4 centimeter अपार्ट। कट द कॉर्ड बिटवीन 2 forceps, मतलब आपको बीच 2 साइड्स में आर्टरी फोर्सेप्स लगानी है और उसके बाद बीच में से आपको उसको काट देना है। टेक 2-3 minutes फॉर डिलीवरी ऑफ ट्रंक आफ्टर द हेड इज़ आउट। जैसे हेड आएगा बाहर उसके 2-3 मिनट के अंदर उसकी पूरा बॉडी बाहर आ जाएगी। टेक बेबी हेड in both hands, assist the delivery of upper shoulder first and lower shoulder followed by delivery of the baby। पहले upper shoulder आएगा, फिर lower shoulder आएगा, फिर पूरा बेबी का जो पार्ट है बाहर आ जाएगा। ये पूरा डायग्राम दिखाया हुआ है कि किस तरीके से बेबी जो है डिलीवर्ड हो रहा है। ये इसमें सारे स्टेजेस दिखा रखी हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, मतलब कैसे बेबी पहले हाथ डाल रहा है, फिर उसका शोल्डर, फर्स्ट शोल्डर, फिर सेकंड, फिर स्लोली ट्रंक बाहर आ जाता है और इस तरीके से बेबी पूरी तरह से डिलीवर्ड हो जाता है। अब बेबी डिलीवर्ड हो गया है तो व्हाट आर द स्टेप्स आफ्टर डिलीवरी।
आफ्टर द बेबी बॉर्न नोट टाइम टू, जिस टाइम में आपने बेबी को रिसीव किया है वो टाइम नोट कर लें और बेबी को एक वार्म क्लॉथ में रैप कर लें। इसके बाद उसका एयरवे चेक करें और सबसे इम्पॉर्टेंट है इसकी इमीडिएट क्राई, कि वो इमीडिएटली रो रहा है या नहीं रो रहा है, उसको ज़रूर ध्यान रखें। उसके बाद लाइगेट द कॉर्ड, जैसा कि मैंने डायग्राम में भी दिखा रखा है, लाइगेट द कॉर्ड ट्वाइस एट 5 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द अम्बिलिकस एंड कट बिटवीन यूजिंग स्टेराइल ब्लेड और सीजर एंड सेपरेट द बेबी। 2 साइड से बांध के बीच में से काट के बेबी को सेपरेट कर लेंगे। एंश्योर कॉर्ड स्टैम्प नॉट ब्लीड, जो आपने दूसरी साइड लगाया है उसको बांधा है उसको ध्यान रखेंगे कि वो ब्लीड ना करे। अब डिलीवरी होने के बाद जो हमने आपको बताया कि ये चैप्टर ही यही है, इसमें पोस्ट नेटल केयर के बारे में भी हम बताएंगे। तो जब डिलीवरी हो गई है तो उसके बाद आपको मदर की केयर कैसे करनी है। केयर ऑफ मदर आफ्टर डिलीवरी, आपको देखना है आफ्टर डिलीवरी यूट्रस बिकम हार्ड एंड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन ऑल्सो स्टार्ट टू एक्सपेल प्लेसेंटा एंड मेम्ब्रेन। ऐसा ना सोचें कि बेबी डिलीवर्ड हो गया है, अम्बिलिकल कॉर्ड मैंने काट दी है, अब कॉन्ट्रैक्शन नहीं आएंगी, अब मेरा काम ख़त्म हो गया है, ऐसा नहीं है। अम्बिलिकल कॉर्ड काटने के बाद बेबी को उसकी क्राई देखने के बाद 15 से 20 मिनट में फीमेल को फिर से कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाती हैं, क्योंकि अंदर जो प्लेसेंटा है और जो मेम्ब्रेन्स हैं दिल कम आउट। तो उस टाइम भी आपको पेशेंट को बियर डाउन करने के लिए कहना है। आस्क हर टू बियर डाउन एंड वेट फॉर प्लेसेंटा डिलीवरी। जब प्लेसेंटा डिलीवर हो जाए तो आपको ये कंप्लीट एक्सपल्शन को ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व फॉर कंप्लीट एक्सपल्शन ऑफ प्लेसेंटा एंड मेम्ब्रेन। एक बात और कि जब प्लेसेंटा रिमूव होता है उस टाइम देयर इज़ अ गश ऑफ ब्लड कम्स, तो और आप स्लोली धीरे धीरे जो कॉर्ड होती है, अम्बिलिकल कॉर्ड होती है, उसे हिला हिलाकर प्लेसेंटा को निकालते हैं। जब प्लेसेंटा भी आ जाता है, मेम्ब्रेन्स भी निकल जाती हैं, उसके बाद आप पेशेंट को कुछ गर्म खाने के लिए देते हैं। गिव हर हॉट ड्रिंक्स। अगर हम आयुर्वेदिक कॉन्सेप्ट्स में भी कहें तो हम उसको अजवाइन का पानी दे सकते हैं, जीरे का पानी दे सकते हैं। और उसके बाद हम उसकी जनरल कंडीशन चेक करते हैं कि वो ठीक, मतलब अनकॉन्शियस तो नहीं है, उसका पल्स ठीक है, उसका टेम्परेचर ठीक है, उसका बीपी ठीक है। उसके अलावा ब्लीडिंग चेक करते हैं कि प्लेसेंटा और मेम्ब्रेन निकलने के बाद भी कहीं उसको ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है, ब्लीडिंग स्टॉप हो गई है या नहीं। अब जब आपने मदर की केयर करी, इसी तरीके से आप न्यू बॉर्न की केयर करते हैं। व्हाट आर द इमीडिएट केयर ऑफ अ न्यू बॉर्न। सबसे पहले तो आप मदर को एडवाइस करते हैं फॉर ब्रेस्ट फीड इमीडिएटली। उसके बाद टेक वेट ऑफ द बेबी, लेंथ ऑफ द बेबी, चेक फॉर एनी कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज़। पूरा उसको अच्छे से चेक करते हैं कि कोई कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज़ तो नहीं है। उसके हेड टू फुट तक की स्किन चेक करते हैं, उसका माउथ देखते हैं, चेस्ट देखते हैं, कॉर्ड देखते हैं, एब्डोमेन देखते हैं, ऑल द जेनाइटल ऑर्गन्स देखते हैं। सब चीज़ों को चेक करते हैं कि बेबी हेल्दी है या नहीं। फिर ये ऑब्ज़र्व करते हैं कि उसने स्टूल या यूरिन पास किया या नहीं। उसके बाद उसकी क्राई देखते हैं, और अगर क्राई आपको कुछ भी अलग लगती है तो आप इमीडिएटली डॉक्टर को रिपोर्ट करते हैं। अब बेबी के साथ कुछ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने चाहिए। अगर बेबी मिल्क सक नहीं करता है, इफ़ बेबी डज नॉट सक मिल्क, और बहुत रो रही है या बहुत वीक क्राई है, देन यू इमीडिएटली रेफर हर टू द हॉस्पिटल और कॉल द पीडियाट्रिशियन। और अगर बेबी को, इफ़ बेबी हैज़ फिट्स, इफ़ कॉर्ड इज़ रेड, वेट और स्मेल बैड, इफ़ बेबी वॉमिट and vomit is green or greenish, if baby lips are blue, cord अगर आपको ये सारे अबव सिम्टम्स मिलते हैं तो इट मीन्स कि आपको पीडियाट्रिशियन को कांटेक्ट करना है, डॉक्टर्स को बेबी को दिखाना है। कॉर्ड को प्रॉपरली केयर करना चाहिए, मीन्स उसको आपको देखना चाहिए कि जो कॉर्ड स्टम्प है वहाँ से कोई ब्लीडिंग स्मेल कुछ आ तो नहीं रही है। और अगर आप उसकी प्रॉपर केयर करेंगे तो यू विल प्रिवेंट इन्फेक्शन, और उसकी प्रॉपरली ड्रेसिंग करनी चाहिए जब तक कॉर्ड ऑफ ना हो जाए। कॉर्ड केयर टू प्रिवेंट इन्फेक्शन एंड डू ड्रेसिंग टिल कॉर्ड इज़ ऑफ। एडवाइस ब्रेस्ट फीडिंग। अब
देयर आर अ वे, ये मैंने डायग्राम में दिखा रखा है, देयर इज़ अ करेक्ट ब्रेस्ट फीडिंग टेक्निक। आपको मदर को समझाना है कि किस तरीके से उसको अपनी बेबी को होल्ड करना है और कैसे उसकी नोज़ को बचाते हुए। कई बार ऐसा देखने को मिला है कि मदर अपने बेबी को दूध पिलाते पिलाते सो गई और उसकी जो ब्रेस्ट थी वो उसके नाक के ऊपर आ गई और बेबी जो था ब्रीद नहीं कर पाया और वो कोलैप्स कर गया है। तो इसलिए आपको मदर को गाइड करना है कि करेक्ट मेथड क्या है ब्रेस्ट फीडिंग का, उसे टेक्निक बतानी है कि किस तरीके से वो अपनी बेबी को होल्ड करेगी, बेबी को का फेस ब्रेस्ट के पास लाएगी, नोज़ को थोड़ा साइड में रखेगी और उसको ब्रेस्ट फीड कराएगी। ब्रेस्ट फीडिंग जो है क्यों इम्पॉर्टेंट है? जब सबसे पहला जो मिल्क आता है ब्रेस्ट फीड का वो येलोइश कलर का होता है, जिसके अंदर मतलब इमिडिएटली आफ्टर द डिलीवरी जो मिल्क प्रोड्यूस होता है वो येलो कलर का होता है, विच इज़ रिच इन विटामिन, एंटीबॉडीज़, जो प्रिवेंट करता है इन्फेक्शन को, और इसको कोलोस्ट्रॉम बोलते हैं। और ये बच्चों को ज़रूर पिलाना चाहिए क्योंकि ये बच्चों को इम्यूनिटी देता है, प्रिवेंट करता है, डिजीज़ से बचाता है। उसके अलावा भी देयर आर सो मैनी एडवांटेज ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग कराने से बच्चे जो मदर का मिल्क होता है फुल इन न्यूट्रिशन होता है, इजीली डाइजेस्टेबल होता है, बच्चे की इम्यूनिटी को बढ़ाता है, उसकी ग्रोथ में हेल्प करता है। इसीलिए मदर को हमेशा ब्रेस्ट फीड ही कराना चाहिए। अब न्यू बॉर्न की और क्या क्या केयर्स हमें करनी चाहिए? प्रिवेंशन ऑफ हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया मीन्स कि बेबी जब डिलीवर्ड होता है तो जो इंटरनल टेम्परेचर होता है जहाँ पर वो रहता है मदर के वूम में, उस टेम्परेचर में और बाहर के टेम्परेचर में फ़र्क होता है। इवन स्पेशली हॉस्पिटल्स जो होते हैं दे आर AC, तो बाहर का टेम्परेचर एकदम अलग होता है उसके लिए अंदर टेम्परेचर से, तो लॉस ऑफ हीट होने के बहुत चांसेस होते हैं। तो आपको हाइपोथर्मिया से बच्चे को बचाना चाहिए। कीप न्यू बॉर्न इन क्लोज कांटेक्ट विद मदर, उसको एकदम माँ के पास दे देना चाहिए कि माँ उसको पकड़ ले, और जिससे मदर की जो बॉडी की हीट है उससे उसको हाइपोथर्मिया ना हो। रूम को गर्म रखना चाहिए एज़ पर सीज़न। मान लीजिए बाहर बहुत ठंड है तो रूम का टेम्परेचर जो है थोड़ा बढ़ा कर रखें। रैपिंग द न्यू बॉर्न विद वार्म क्लोथ्स अकॉर्डिंग टू सीज़न। अगर मौसम ठंडा है तो वार्म क्लोथ में, और अगर गर्मी है तो कॉटन के कपड़े में। गिव बाथ आफ्टर 12 to 24 hours. If birth weight is low, you can delay the bath. Clothing should be soft cotton and clean. Cord care, any bleeding from cord, refer child to hospital. ये इम्यूनाइजेशन है अकॉर्डिंग टू नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल कि कब कब बच्चे को क्या क्या पिलाना है। पैदा होते ही जैसे BCG का इंजेक्शन पिलाते हैं, तो ये पूरा एक शेड्यूल है। ये शेड्यूल आपको पता होना चाहिए कि इम्यूनाइजेशन क्या, नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल क्या है, और इस शेड्यूल के हिसाब से आपको पेरेंट्स को गाइड करना है कि उसको बच्चे को कब इंजेक्शन लगेगा, कब पोलियो की ड्रॉप पिलाई जाएगी। वो सारे इंजेक्शन का आपको शेड्यूल याद होना चाहिए और उसी शेड्यूल के अकॉर्डिंगली आपको उन्हें इंजेक्शन लगाने के लिए बताना चाहिए। अब पोस्ट नेटल केयर ऑफ मदर। अब डिलीवरी हो गई तो डिलीवरी के बाद भी मदर को केयर की ज़रूरत होती है कि बहुत वीक होती है मदर, और बाद में उसको अपने बेबी को पालने के लिए, उसको ठीक से रखने के लिए खुद हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो खुद हेल्दी होगी तो ही बेबी हेल्दी होगा। तो पोस्ट नेटल केयर ऑफ मदर इज़ ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट। आपको उसमें क्या करना है? पोस्ट नेटल केयर में सबसे पहले तो आपको उसकी जनरल कंडीशन का ऑब्ज़र्व करनी है कि आफ्टर डिलीवरी उसकी जनरल कंडीशन ठीक है, उसको कहीं टेम्परेचर तो नहीं बढ़ गया है। कई बार ऐसा होता है कि ड्यू टू इन्फेक्शन टेम्परेचर बढ़ जाता है, BP तो नहीं बढ़ गया है, उसकी पल्स ठीक चल रही है। तो जनरल कंडीशन ऑब्ज़र्व करनी है एंड फाइंड आउट एनी डिस्कम्फर्ट ड्यू टू पेन और ब्लीडिंग, कि आफ्टर डिलीवरी भी जिसको कहीं बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है, बहुत पेन तो नहीं हो रहा है जिसके कारण उसको डिस्कम्फर्टेबल है। चेक फंडल हाइट एंड कंसिस्टेंसी ऑफ यूट्रस, मतलब यूट्रस जो है वो इनोवुलेट हो रहा है या नहीं हो रहा है, कि अभी भी उसका पेट वैसे ही फूला हुआ है या अंदर कोई मेम्ब्रेन रह गई है,
या कोई इन्फेक्शन हो गया है, ये सब आप चेक करेंगे। यूट्रस शुड बी फॉर्म एंड वेल कॉन्ट्रैक्टेड, टाइट ना हो यूट्रस, हार्ड ना हो, क्योंकि मैंने पहले बताया यूट्रस हार्ड होता है जब प्लेसेंटा इनसाइड होता है, जब प्लेसेंटा एक्सपल हो जाता है तो यूट्रस फॉर्म हो जाता है। लोचिया, व्हाट इज लोचिया? इट्स अ वेजाइनल डिस्चार्ज आफ्टर ब्लीडिंग। ऑब्जर्व फॉर फ्रेश ब्लीडिंग और डिस्चार्ज विद इन 6 to 10 days। आप ये उसको कहेंगे कि सैनिटरी पैड लगा के रखना है और आपको अपने डिस्चार्ज को ऑब्जर्व करना है, क्योंकि ये डिस्चार्ज स्लोली कलर चेंज करके फाइनली ख़त्म हो जाता है 6 से 10 दिन में। अगर उसके बाद भी रहता है या हैवी ब्लीडिंग होती रहती है तो आपको इमिडिएटली उसको डॉक्टर के पास भेजना चाहिए। ऑब्जर्व पेरिनियम फॉर एनी डिस्चार्ज और स्वेलिंग, कि पेरिनियम में कोई डिस्चार्ज या स्वेलिंग तो नहीं है, या पेरिनियम में कोई टीयर तो नहीं है। अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कोई टीयर आ भी गया है तो स्टिच कर दिया गया है, तो जो स्टिच किया गया है वो स्टिच ठीक है या नहीं है, तो आपको पेरिनियम को प्रॉपरली ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व ब्रेस्ट फॉर एनी फॉर्मनेस, एंगॉजमेंट ऑफ मिल्क और सिक्रीशन। कई बार ऐसा होता है कि बेबी यूजुअली जितना मिल्क मदर को आता है उतना सक नहीं करता है, उतना पी नहीं पाता है, तो मिल्क रहने के कारण एंगॉजमेंट हो जाती है, फीमेल्स को पेन होता है, फॉर्मनेस होती है, तो वी शुड चेक फॉर्मनेस, एंगॉजमेंट ऑफ मिल्क सिक्रीशन, ये सब भी चेक करना चाहिए। इफ़ एनी क्रस्ट इज फॉर्म्ड ओवर और अराउंड द निप्पल एंड मे स्टार्ट ब्लीडिंग, उसको क्लीन करना चाहिए सॉफ्ट क्लोथ से और उसके बाद बेबी को ब्रेस्ट फीड कराना चाहिए। इतना सब करने के बाद भी वे आपको पेशेंट को, जब पेशेंट डिस्चार्ज होने लगती है, उसको पर्सनल हाइजीन के बारे में बताना चाहिए कि मदर शुड टेक बाथ डेली एंड वेट वियर क्लीन क्लोथ्स, क्योंकि कई जगह रिचुअल्स होते हैं कि फीमेल को 6 दिन बाद नहाना है या फीमेल को 6 डेज बाद ही कपड़े बदलने हैं, तो आपको उसको काउंसलिंग करनी है, उसे बताना है कि शी शुड टेक बाथ डेली एंड वियर द क्लीन क्लोथ्स। उसको ये बताना है कि अपने पेरिनियम पार्ट को क्लीन रखना है टू प्रिवेंट इन्फेक्शन। मदर शुड ईट मोर फ्रूट्स, वेजिटेबल एंड मिल्क इन हर डाइट, क्योंकि उसको बेबी को फीड कराना है, तो शी शुड टेक मोर न्यूट्रिशियस डाइट। वॉश ब्रेस्ट एंड कीप क्लीन, क्योंकि बेबी को वहाँ से मिल्क सक करना है, जब जब बेबी मिल्क सक करता है उसके बाद भी वो अपनी ब्रेस्ट को क्लीन करे, तो उसको अपनी ब्रेस्ट को क्लीन रखना चाहिए। फैमिली प्लानिंग उसको एडवाइस करनी चाहिए और फैमिली प्लानिंग एडवाइस टू अडॉप्ट फैमिली प्लानिंग मेथड एज पर साइज ऑफ फैमिली। पर साइज ऑफ फैमिली मीन्स इफ शी हैज़ अ 1 baby ओनली तो शी कैन टेक अ टेम्परेरी फैमिली प्लानिंग, और सपोज शी हैज़ 2 or 3 babies एंड शी डोंट वांट टू टेक अनदर बेबी, तो उसको आपको परमानेंट फैमिली प्लानिंग के बारे में बताना चाहिए। तो आपको उसको फैमिली प्लानिंग का पूरा डिटेल देना चाहिए। तो आज मैंने आपको इंट्रानेटल, पोस्टनेटल, केयर ऑफ अ मदर और अ बेबी के बारे में पढ़ाया, और आशा करती हूँ कि आपको समझ आया होगा, और इसको और जानने के लिए आप इसके प्रैक्टिकल्स को अच्छे से देखें और समझें किस तरीके से ये सारे प्रोसीजर किए जाते हैं। इंट्रापार्टम स्टेज, इंट्रापार्टम में जो 3 स्टेजेस होती हैं, फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज एंड थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, उसके बाद इंट्रानेटल केयर, हाउ टू केयर अ बेबी, ये सब चीज़ें मैंने आपको इसके बारे में बताई, और आशा करती हूँ कि आपको समझ आया होगा। फ्रेंड्स, आपने सेकंड यूनिट जो अभी जानकारी आपने इसकी ली है, जिसमें कि आपको बताया गया कि किस प्रकार प्रसव के दौरान सावधानियां रखनी चाहिए और कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनका विशेष रूप से ख्याल रखना चाहिए, और प्रसवोत्तर के बाद भी जो इन्फॉर्मेशन आपको आवश्यक है वो सारी दी गई, आपको उसके बारे में भी विशेष रूप से बताया गया। आप जानते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन केवल इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसमें आपको प्रैक्टिकली काम करना पड़ता है। तो प्रैक्टिकली काम करने के लिए निश्चित रूप से आपको प्रैक्टिकल जानकारी भी होनी चाहिए। वैसे बहुत सारे हेल्थ वर्कर्स ऐसे हैं जो इस संदर्भ में बहुत सारे नर्सिंग होम्स में काम कर रहे हैं, उनको अच्छी नॉलेज भी है, वो प्रैक्टिकली स्किल इस तरह के रखते भी हैं, तो उनको ये सारी नॉलेज है। लेकिन कुछ चीज़ें थ्योरेटिकल रूप से जाननी बहुत ज़रूरी थी, तो ये आपने सब लेक्चर मोड के थ्रू डॉक्टर रजनी दुबे से आपने प्राप्त की हैं। और साथ में मैं यहाँ एक बात विशेष रूप से कहना चाहूँगा कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन पे केयर बहुत ज़्यादा आवश्यक है, जैसे कि बहुत सारे केसेस काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं,
तो कॉम्प्लिकेटेड केसेस को कैसे डील करें, कैसे उनको हैंडल करें, ये बात ध्यान रखने की है। ये आप ध्यान रखिए कि यदि कई बार ऐसा कोई कॉम्प्लिकेशंस आपके सामने आ रही हैं जिनमें आप सक्षम नहीं हैं, तो किसी भी मातृत्व का जो स्वास्थ्य है उसको जोखिम में बिल्कुल न डालें, उसकी जान जोखिम में न डालें। क्योंकि कई बार बहुत छोटी हाइट है किसी मदर की, या फिर इस तरह की कोई सिचुएशन है कि समय से पहले ही प्रसव पीड़ा शुरू हो गई है, या फिर अचानक अंदर शिशु जो है वो कहीं गर्भ में ही टेढ़ा हो गया है, कोई और समस्या है, तो आपको यदि बहुत ज़्यादा इस संदर्भ में जानकारी नहीं है, आपको कम जानकारी है, तो इमीडिएटली आप अपने जो डॉक्टर हैं उनके साथ सीधा संपर्क कीजिए और उनके साथ बातचीत करके उसको सॉल्यूशन करने का कोशिश करिए। अन्यथा आप सीधे साथ में एम्बुलेंस मंगाइए या जो भी व्यवस्था है गाड़ी की आप करिए, उनकी हेल्प करिए और पूरी मदद के साथ में उनको हॉस्पिटल तक ले जाइए। तो ये आपकी बहुत इम्पोर्टेंट ड्यूटी है। सावधानी रखनी इन चीज़ों में बहुत आवश्यक है, क्योंकि जो मनुष्य का जो जीवन है वो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, अनमोल है, ऐसा हम समझते हैं। तो इसके बाद कौन कौन सी और केयर करनी चाहिए ये भी मैडम ने बताया है। साथ ही जो ब्रेस्ट फीडिंग है यानी स्तनपान, ये बच्चों के लिए, शिशुओं के लिए बहुत ज़रूरी है। तो स्तनपान पर भी जो आपकी तीसरी यूनिट है इसके बारे में हम अगले कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। आज इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। हमारा ये कार्यक्रम आपको अच्छा लगा होगा। निश्चित रूप से आपके कोई सुझाव हों तो आप हमसे इस संदर्भ में बात भी कर सकते हैं, भेज सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। और डॉक्टर रजनी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत और नमस्कार।